द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भोपाल का नाम रोशन किया है, जिनका नाम है धूमकेतु जी। और वो बहुत बड़े कवि हैं और उन्होंने बड़े बड़े मुशायरों में अपना लोहा मनवाया है। बड़े बड़े शायरों को, कवियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और लोग आपके पढ़ने के बाद पढ़ने से सोचते थे कि अब इन्होंने तो इतना मुशायरा, इतना कवि सम्मेलन को लूट लिया, अब आगे हम क्या पढ़ें, इस तरह की सोच रखते थे लोग। और आपके पढ़ने के बाद पढ़ने से हिचकिचाते थे, ऐसा भी मुझे पता चला है। तो मैं आपसे बात करके और उनके जीवन के अनुभव को आप तक पहुंचाकर और उनसे कुछ सीखने के लिए कुछ मैं भी सीखना चाहती हूं और आप सब भी बहुत कुछ सीखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो धूमकेतु जी, मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि आपसे मेरी भेंट हो रही है, आपसे मेरी बातचीत आज हो रही है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे समय से आप कविता करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे आप बताएंगे कि कब से आपने कविता शुरू की? कभी कभी लोग कहा करते हैं जी कि जो शायर होता है या कवि होता है जी, उसे गॉड गिफ्ट होती। हाँ। अब मैं बहुत छोटा सा था जी, मुश्किल से 5-7 साल का रहा होऊंगा। अच्छा अब मेरे घर के पास से एक नाली निकलती। जी, अब नाली से बहुत बदबू आती थी क्योंकि उसकी ठीक से सफाई नहीं होती जी, तो मैंने जोड़ तोड़ करके, उस समय दरोगा हुआ करते थे, दरोगा से शिकायत कर दो हाँ, तो वो जो है सफाई कामगार को हाँ, कहता है कि इनकी सफाई करो जी। तो मैंने उस समय जब 7-1 साल का था जी, तभी जोड़ तोड़ के एक कविता सुनाई, जो कविता इतनी मशहूर हो गई कि मुझे स्कूल में भी, क्योंकि पहले स्कूलों में भी शनिवार के दिन हाँ, कार्यक्रम हुआ करते थे, होता था, डिबेट होता था, जी, कविता होती थी, शायरी होती थी, जी, तो उसमें भी मुझे सुनाने का मौका मिला। अच्छा, तो वो कुछ इस प्रकार से थे कि ए मेरे दरोगा जी, अच्छा, नाली साफ करवा दो। हाँ, ए मेरे दरोगा जी, नाली साफ करवा दो, जी, बदबू हमें आती है, हाँ, खाना नहीं भाता है, हाँ, नींद नहीं आती है, इतनी सी तो बात है, हाँ, नाली साफ करवा दो। बहुत अच्छा। अब आज नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं, हाँ, और हम कब कह रहे थे? पहले 1949-50 की बात है, हाँ, तब हम कह रहे थे। और आपकी उम्र भी 4-5 हाँ, साल, हाँ, आप बता रहे 5 कल तो मेरी शादी है, अच्छा, परसों बारात जाएगी, हाँ, नरसों दुल्हन आएगी, अरे वाह, वो मुझ पे टर्राएगी, हाँ, नाली साफ करवा दो, नाली साफ करवा दो, वरना गंदगी कहाँ से जाए? मैं लिवाने जाऊंगा, वो मेरे साथ नहीं आएगी। बिल्कुल, हाँ, दरोगा जी नाली साफ करवा दो। तो इस तरह की जोड़ तोड़, उसमें जरा मजा आ गया, मजा ही हो गया, व्यंग्यात्मक रूप ले लिया। तो उससे जो है बच्चे भी स्कूल में भी इस तरह से होने लगा। फिर क्योंकि शनिवार के दिन तरह तरह के कविताएं होती थी, हमारे भोपाल में शायर बहुत थे, तो छोटे छोटे बच्चे जो है उनके वालिद भी शायर हुआ करते थे, तो वो भी अपनी शायरी ले लेके आते थे। तो भोपाल के अब तो वो बच्चे भी नहीं है, हसीब मियाँ एक हुआ करते थे, कई हमारे ऐसे दोस्त थे जो शायर हुआ करते थे। तो बचपन से ये शौक था। अच्छा। पहली कविता मैंने तब पढ़ी जब मेरी उम्र 15 साल थी, केवल 15 साल की थी, और मैंने वो कविता पढ़ी। और लिखता तो हमेशा था ही, कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना, क्योंकि वातावरण वैसे ही था जी। और एक स्थिति ऐसी आई कि जब चीन ने हमला किया जी, और मादरे वतन पर खतरा हुआ, हो गए, तो उस समय फिर हमने एक जबरदस्त कविता भी लिखी। अच्छा। और उसे सुनाई। फिर 65 का भी युद्ध हुआ, 71 का भी युद्ध हुआ जी। बहुत सारी कविताएं सुनाई जी। हमें शायरों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा। अच्छा। खास करके के भोपाली जी और ताज भोपाली जी, इन्होंने हमको बहुत आगे बढ़ाया। और कवियों में
नीरज जी। हम क्या यार गजब जी। एक और हुआ करते थे निर्भय हाथरसी जी, काका हाथरसी जी। ये उस जमाने के बड़े कवि हुआ करते। उसके पहले जी, जब मैं बहुत छोटा था जी, तो मेरे वालिद साहब मुझे कवि सम्मेलन में ले जाते थे। अच्छा। भोपाल में या तो कवि सम्मेलन होता था जी, या मुशायरा होता था। तो मेरे वालिद साहब कवि सम्मेलन, तो उस समय मैंने पहली बार बलबीर सिंह रंग जी, बहुत बड़ा कवि था जी, एटा के बलबीर सिंह रंग, और एक गोपाल सिंह नेपाली जी, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा जी। एक और हुआ करते थे शिशुपाल सिंह शिशु जी। उनकी कविता सुनने के बाद मुझे लगा कि यार कवि बनने में, क्योंकि लोग जब वो सुनाते थे और अच्छी लगती थी तो लोग हार पहनाते थे, तो कोई कुछ करते थे, तो मुझे उसका प्रभाव पड़ा जी। और कॉलेज में आते आते तो मेरे गुरुओं ने जी, एक मर्तबा सेफिया कॉलेज में जी, नंद दुलारे वाजपेयी, बहुत बड़ा नाम था हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी सागर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति थे। जब वो आए तो उनके सामने प्रस्तुत कर दिया कॉलेज में कि ये बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ता है। तो उनका पढ़ता है तो सुनाओ जी। और जब हमने सुनाई हाँ, तो वो तो खुश हो गए, भरपूर आशीर्वाद दिया जी। तो ये जो शुरुआत है वो कुछ बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद हाँ, मिला, से आपका मनोबल बढ़ता। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहला एक ऐसा भी मुशाहिदा देखा जी, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया अच्छा, जो गवर्नर थे जी, पहले गवर्नर मध्य प्रदेश के, उनकी सदारत में जी, सदर मंजिल में जी, कवि सम्मेलन मुशायरा मध्य प्रदेश बनने के खुशी में जी, शामिल हुआ जी। उसमें दिनकर जी भी आए थे अच्छा, और उसमें अनवर साबरी आए थे, उर्दू के बड़े मशहूर शायर थे अनवर साबरी साहब। तो उस दिन मैंने उनको सुना था जी। तो मुझे उसके बाद लगा था कि मुझे कुछ लिखना चाहिए जी। और मुझे उर्दू के साथ साथ हिंदी के लिए भी कुछ करना चाहिए जी। क्योंकि माफ करना ये बात कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। लेकिन भोपाल में जो होली होती थी होली जी, तो होली के वक्त तवाइफों के गाने होते थे, चौराहे पे नाच और तवाइफों के गाने जी, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ था। हमने कहा ये तो नहीं चलेगा यार हाँ। तो हमने होली पर हाँ, ये बंद कराए जी। बहुत छोटा सा था, लेकिन जो लोग ये कराते थे जी, वो पैसे वाले हुआ करते थे, बिल्कुल बनी हुआ करते थे। उन्होंने एक एक तवाइफ को अपने नाम पर नाम दिया हुआ था अच्छा। लोग कहते थे नाम नहीं लेता किसी का, नहीं तो अच्छा हाँ, नहीं लगेगा हाँ, तो वो छम्मा जो है वो उनकी है, और ये शामा उनकी है, और नसरीन उनकी है, पुखराज उनकी है, ये नाम हुआ करते हाँ। उन सारे बनियों के घरों के ऊपर जाकर मैंने रात में हाँ। गेरू से लिखा हाँ। कि होली पर वेश्याओं का नृत्य कराना पाप है, जो ऐसा कराता है वो पापी है, पापी है, पापी है। हाँ। और जब वो सुबह उठे वो देखा कि हमारे घर पे ये कौन लिख गया यार, ये कौन लिख गया, तब उन्हें शर्म आई हाँ। तो इस तरह से मैंने ये काम करके वो कम किया बंद हुआ जी। तो और एक ऐसा भी मतलब बचपन से ही आप में हाँ, ये था कविता के प्रति भी शौक था हाँ, और इसी के साथ हाँ जी। सबसे पहली कविता आपने कौन सी लिखी? अब कविता तो मैंने पहली बता दी, लेकिन जिससे पॉपुलैरिटी मिली जी, उसकी मैं बात बताता हूँ जी। जब मैं एमए हिंदी में कर रहा था कॉलेज में जी, तो उस समय नामावर सिंह नाम के एक बड़े माने हुए आलोचक जी, वो आए हुए थे जी। तो हमारे जो प्राचार्य हुआ करते थे प्रिंसिपल, वो भी बहुत बड़े जी कवि थे जी। गोपाल प्रसाद व्यास। तो जब वो हमारी क्लास में जी लेकर आए कि हिंदी के लड़के आप कुछ ना कुछ कहिए तो अच्छा लगेगा जी। तो हम सारे स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए थे, वो आए, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि
आप में से कोई अगर कुछ लिखता हो, पढ़ता हो जी, तो वो जो है हमें सुनाए जी। तो लोगों ने हमको खड़ा कर दिया। और भी लोग लिखते थे लेकिन हमको खड़ा कर दिया। हमारी एक फ्रेंड हुआ करती थी जी, उसका नाम था शहनाज सिद्दीकी। अच्छा। वो भी हिंदी में एमए कर रही थी। तो उसने धीरे से यूं कह दिया। हाँ। तो हमने उसका इशारा पाया तो हम में हौसला आ गया। हाँ। कि अगर अपने मित्र और उसके बाद वो कह के सुना दो। हाँ। तो फिर हमने सुना दी। तो आप कह रही हैं वो पहली कविता कौन सी थी? हाँ, जिससे वो मैं आपको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वो आपको मैं सुनाता हूँ जी। सबने हिंदुस्तान को अपनी दृष्टि से देखा, मैंने भी देखा, अपनी नजर से देखा जी। लेकिन उस समय चूंकि युवा था मैं जी। जोश बहुत था जी। तो मैंने जो अपनी दृष्टि से देखा वो मैंने सुना दिया। मैंने कहा ये मेरा मुल्क है जी। मुझे इस पर नाज है, ये मेरा देश है हाँ। मुझे इस पर नाज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा पैदा होते से ही कर्जदार है। हर छात्र डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद भी बेरोजगार है हाँ। हर सोया हुआ नेता इस देश का जागरूक पहरेदार है। हर समाज सुधारक रात लूट लेने के बाद भी रात का चौकीदार है। भर सको तो भर लो, लूट सको तो लूट लो, अब यही आवाज है। ये मेरा देश है मुझे इस पर नाज है, ये मेरा मुल्क है मुझे इस पर नाज है। बहुत गहरी बात कही आप। हड़ताल, घेराव, कलम बंद, आंदोलन, सत्याग्रह, काम मंद। अरे मजदूर कल कारखानों में काम करते रहेंगे तो हड़ताल कौन करेगा? जुलूस कौन निकालेगा? हाँ। तोड़फोड़ कहाँ होगी? कैसे जलेगी रेल की बोगी? राजनीति की खिचड़ी कैसे पकेगी? मंत्री जी की फोटो कैसे छपेगी? जनता फंसी राशन में, नेताजी के भाषण में, यहाँ जनता राज। हाँ। ये मैं 70 के दशक 60 के दशक में सुना रहा हूँ हाँ, जनता हाँ। राज है, डेमोक्रेसी, ये मेरा देश है हाँ। मुझे इस पर नारे। हम लोग नारे क्या देते हैं? समानता लाओ हाँ। सांप्रदायिकता मिटाओ हाँ। नारे हाँ। लाते हैं ना, समानता लाओ सांप्रदायिकता मिटाओ। वो सोचते क्या है? समानता लाओ सांप्रदायिकता मिटाओ। अरे गरीब न रहेगा तो अमीर से कौन लड़ेगा? हिंदू मुस्लिम में भेद न होगा हाँ। तो आपस में कौन भिड़ेगा? कागजी फसलें, बालू के बांध, ना समझ मरारी, नाच रहा हिंदुस्तान, काश्मीरी गुड़िया, लद्दाखी दुल्हन, दुश्मनों के हाथों फंसी हुई आज है। ये मेरा मुल्क है मुझे इस पर नाज है, ये मेरा देश है मुझे इस पर नाज है। बहुत आज तक चीन ने जो कब्जा किया वो आज तक बरकरार है हाँ। जो पाकिस्तान ने कब्जा किया वो आज भी पीओ को वहीं पर है। मैंने ये भी कहा, इन पर मुझे खूब दाद भी मिलती थी, खूब तालियां भी बजाते थे लोग जब मैंने कहा कि अहिंसा में विश्वास हाँ। पंचशील की सौगात, हम एटम बम बना सकते हैं, बनाएंगे नहीं हम एटम बम बना सकते हैं हाँ। बनाएंगे नहीं। यानी कि नंगे को कपड़े पहना सकते हैं, पहनाएंगे नहीं। दुश्मनों से डरो, चरखे की बात करो, आपस में लड़ाओ, कुर्सी को बचाओ। मुफ्त काम राज है, काम संस्कृत का। आज भी हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल मैंने तब कहा फिल्म काम राज है, ये मेरा देश है, मुझे इसमें मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। बहुत गहरी बातें आपने जब कही और आज भी वो चीजें आप देखिए कि तो सामने है कि कुछ छुपा नहीं है किसी से। और ये शौक आपको लगा कैसे? शौक तो मैंने आपको बताया ना कि वालिद साहब ले जाते थे तो कविता वगैरह सुनते थे तो और फिर स्कूल में भी ये सब होते थे तो लगता था कि हमारी जय जयकार हो सब जय। हर आदमी में छोटा जब नन्ना मुन्ना बच्चा होता है तो उसके दिमाग में ये होता है और विठल भाई ने बहुत बढ़िया सुनाया हाँ। और जब मुझे नाम मिला धूमकेतु, ये नाम तो कैसे मिला आपको धूमकेतु? वो हुआ ये कि एक कमाल खां कमाल साहब हुआ करते थे भोपाल में, कवि थे, हमारे दोस्त थे। उनके घर पर एक नशिस्त हुई, उसमें एक बंबई से प्रोफेसर आए, उनका नाम था RS यादव और वो हिंदी के व्यंग लिखते थे जो अखबारों में छपते थे, उसमें उनका नाम होता था अजात शत्रु। अच्छा, बहुत बड़ा नाम था उनका। यानी उस समय हरिशंकर परसाई,
शरद जोशी के बाद उनका नाम आता था। इतना बड़ा नाम था। हाँ, बहुत बड़ा नाम आजाद शत्रु। तो उन्होंने जब मेरी कविता सुनी तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ क्या MLA रेस्ट हाउस तक चलेंगे जी, क्योंकि वहीं पर मैं ठहरा हुआ हूँ। तो मैं, मेरे एक दोस्त और वो तीनों जो है, जब हम वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि आपने जो कविता अभी वहां सुनाई, ऐसे 3-4 और कविताएं आप लिख दो। हाँ। तो मैं क्या, भाई रात के 1:30-2 बजा है। हाँ। आखिर चाहते क्या हो आप? भाई मुझे ये भी तो, हम तो ये समझे थे कि आप यहाँ पर लेके आए हो तो कुछ दावत होगी, खाना पीना होगा। उस समय जवानी थी, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। लेकिन आप तो, उनका इससे भी ज्यादा कुछ काम होने वाला है जी। आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? आपका नाम या तो होना चाहिए धूमकेतु जी, या होना चाहिए अग्निदूत। अच्छा। धूमकेतु इसलिए कि धूमकेतु पुच्छल तारा होता है, दुमदार सितारा। जब वो दिखाई देता है तो उसके बाद या तो कहर बरपा जाता है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फूट जाता है, यानी बर्बादी ही बर्बादी। हाँ। वो धूमकेतु दिखने पे, हाँ। दुमदार सितारा दिखने पे। तो उन्होंने कहा, तो मैं क्या, मेरा केवल आपकी कविता उन लोगों के लिए जो बदमाश है, हाँ। भ्रष्टाचारी हैं, हाँ। बेईमान हैं, उनके लिए धूमकेतु साबित होंगी। अच्छा। उनकी बर्बादी आपकी कविताओं से पक्की है। तो उन्होंने जो है नाम दिया। मैंने कहा ठीक है। 5-6 कविताएं फौरन लिखी, उसमें एक लिफाफे में डाली, इंदौर भेज दिया। इंदौर में स्वदेश अखबार में कि मामा जी ये बड़ा तीखा हाथ से व्यंग्य लिखने वाला जबरदस्त व्यक्ति हमें मिला है, राष्ट्रवादी विचारधारा का है। हाँ। जबकि शायर कभी राष्ट्रवादी विचारधारा के तो होते हैं, लेकिन उससे पहले वो कम्युनिस्ट होते हैं। हाँ। वो बहुत खतरनाक हुआ करते हैं, उनमें आग लगी रहती। नौजवान आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता भ्रष्टाचार को। बिल्कुल ऐसा। तो उन्होंने हमें छापा। तीसरे दिन भोपाल में ही दिनकर जी आए हुए थे जी। और बाल कवि बैरागी उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे। पुतली घर के पास एक बंगला हुआ करता था, उस बंगले में नशिस्त हुई, गोष्ठी हुई, जिसमें भोपाल के तमाम लोग आए। उसमें दुष्यंत कुमार भी आया था जी। दुष्यंत कुमार त्यागी, ये भी आए थे, जिनका नाम आजकल बहुत बढ़ गया है। अच्छा, जब मैंने कविता सुनाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि लड़के, अरे भाई आपकी कविता तो बहुत अच्छी, एक और सुनाओ। हाँ। उनको शक हुआ हाँ, कि या भगवान जाने क्या हाँ। हुआ कि उनका एक और सुनाओ। तो मैंने एक और सुनाई जी। जो अभी मैंने आपको सुनाई, वो फिर इसके बाद एक और फिर उन्होंने कहा कि सुनाओ। तो मैंने सुनाई और उन्होंने कहा अरे तुम तो वाकई में, तुमने तो अपना नाम सार्थक कर दिया। आइए वो भी मैं सुना देता हूँ आपको कि वो कविता, क्योंकि जो ये कविता मैं सुना रहा हूँ ये मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुनाई। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री राजेश्वर राव को भी सुनाई। अच्छा। और ये कविता मैंने कई जगह सुनाई जी। ये कविता मेरी बहुत पॉपुलर हुई और इसने इतनी मुझे पॉपुलैरिटी दी कि पूरे देश भर में मुझे लोग बुलाने लगे। वो कविता कुछ इस प्रकार से थी। भारत जिसका भारी भरकम विदेशी कर्ज के भार में दबता जा रहा है और रात की रंगीनियों में, रमणियों के रंग में रमता जा रहा है। तारीफ तो ताकि है जो तटस्थ रहकर भी तमाशबीनों का तमाशा बन गया है। दोस्तों, मेरा भारत अंतरराष्ट्रीय स्मगलरों, सफेद पोस्ट डाकुओं, विदेशी एजेंटों के अड्डे में फंस गया है। विदेशी राजपथ की रंगीन चमचमाती सड़कों पर गरीब का गला घोटती हुई इम्पाला कार में बैठने वालों या ऊंची ऊंची गगनचुंबी आकाशी अट्टालिकाओं में मानवीय परिवेश उतार मधोश नंगा नाचने वालों, भूखा पेट इंसानों को गद्दार बना देता है, पर करोड़ों में से एक भी गद्दार न बना। भूखा किसान, नंगा मजदूर, रोता कर्मचारी बना तो सब तुम्हारे नापाक हाथों का खिलौना बना। जब तक तुम्हारा दम पूरा, तब तक
ये एक लंबी कविता थी, तो इससे बहुत मुझे पॉपुलैरिटी दिलाई, क्योंकि जब मैं कहता था कि अरे कागजों के हल चलाना कम करो, प्रस्तावों के बीज बोना बंद करो, सिंचाई की सिंचाई से काम न चलेगा, भाषणों के फसल से देश मर मिटेगा, आंकड़ों के देते हो भोजन, भूखा है भारत का जन जन, गर्मियों में बांधते हो बड़े बड़े बांध और बरसात में दिखता है खुला मैदान, खूब निभा रहे हो अपना फर्ज, विदेशों से मांगते हो रोजाना कर्ज, और मदहोश हो स्वार्थ की मधुशाला में, रम गए हो रमणियों में या विदेशी वाला। बहुत लंबी कविता है, उसका अंश मैंने आपको सुना, इससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। तो बहुत गहराई उस समय आपने जो बोली थी, आज वो देखिए कहाँ पहुंच गया वो। मतलब आप एक तरह से भविष्य वक्ता थे, कविता के रूप में आपने एक भविष्यवाणी करी थी, जो आज काफी हद तक देखिए आप सच है, लोग कितना परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज से, लेकिन फिर भी अपने देश को बचाने का, अपने संविधान को बचाने का काम भी कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उस समय ये किया। आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ पर पूरी हुई? हमारे भोपाल में ही हुई, भोपाल के बाहर तो कहीं नहीं हुई। पहले बिरजीसिया में पढ़ते थे, बिरजीसिया स्कूल, वो स्कूल हुआ करता जहाँ राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा पढ़े। पहले वो गुलियादाई के मोहल्ले में हुआ करता था, फिर वो हवा महल में आ गए। तो उसमें हम पढ़े। फिर हम जो है भोपाल नवाब साहब का एक हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, जहांगीरी हायर सेकेंडरी स्कूल, तो उसमें हमने पढ़े। वो हमारे साथ हमें जो पढ़ाते थे उनमें एक जानिसार अख्तर साहब भी हुआ करते थे। ये जो जावेद अख्तर है ये मुझसे जूनियर है। अच्छा। हाँ, हम लोग साथ ही में सेफिया कॉलेज पढ़ते थे। फिर उसके बाद हम जो है MBM कॉलेज में भी पहुंच गए थे, लेकिन पिताजी का इंतकाल हो गया, तो फिर हमने डॉक्टर इंजीनियर बनने का काम छोड़ छाड़ दिया और हम जो है सेफिया कॉलेज में, क्योंकि वालिद साहब नहीं रहे, तो हम पुलिस में नौकरी भी करने लगे। इंटेलिजेंस में आ गए, हम पुलिस में नौकरी करने लगे। वहीं से फिर हमने BA भी किया। अच्छा। फिर उसके बाद हम हमीदिया कॉलेज चले गए, तो वहां से MA हमने किया। छात्र आंदोलन के समय हमारे बड़े बड़े अधिकारियों ने, कुछ ऐसे लोगों को की जरूरत थी उन्हें, जो छात्रों के बीच हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग थे उनकी जानकारी देने वाले हों। हाँ। क्योंकि देश को भी बचाना है भाई, शांति भी बहुत जरूरी है। तो हमने MA वहां से किया। डॉक्टर शंकर शेष हुआ करते थे, एक बड़े माने हुए नाटककार, उनके नाटक में भी हम मुख्य पात्र बने। फिर इसके बाद हमने लॉ भी किया कैरियर कॉलेज से, कि भैया पुलिस वाले हैं तो कम से कम लॉ जानना तो जरूरी है। तो हमने लॉ भी कर लिया। सोचा थे कि अब ये नौकरी छोड़ते हैं और वकालत करते हैं, लेकिन पता लगा कि शादी हो गई तो 3-4 बच्चे भी हो गए, 3 लड़कियां 1 लड़का, जिम्मेदारी ज्यादा आ गई। तो फिर सोचा कि यही ठीक है यार, कविता वगैरह। तो इस तरह से कविता करते रहे, मतलब सर्विस भी करते रहे और साथ में कविता भी करते रहे। आप ये समझ लीजिए कि मैंने 15,000 से ज्यादा कविताएं लिखी पूरे देश भर में पढ़ा हूँ। तो कहाँ पढ़ा आपने? अरे मैं तो बम्बई की सबसे बड़ी जो एक चकल्लस नाम की एक संस्था हुआ करती थी 1976 में, वहां मैंने पढ़ा। अच्छा। फिर वहां पर चौपाटी पे एक हुआ करता था जनता की पुकार, उसमें भी मैं गया। अच्छा। कलकत्ता भी गया, कलकत्ता के पास मेघनीपुर, तो वहां पे जो है पेट्रोलियम विभाग का था, वहां पे भी मैं गया। आगरा में भी पढ़ा था आपने कुछ? हाँ, आगरा कुछ हुआ था उसमें? हाँ, आगरा में तो ऐसा था कि फिराक गोरखपुरी साहब की याद में वहाँ एक चित्रांशी संस्था हुआ करती थी, वो एक मुशायरा कराती थी। अच्छा। उस मुशायरे में एक हिंदी के हास्य व्यंग के कवि को बुलाया जाता था। अच्छा। और बाकी सब शायर होते थे। तो उसमें मुझे भी बुला लिया गया था, लोगों ने मुझे सुना था इसलिए मुझे बुला लिया था। तो मैं उसमें गया, तो वसीम बरेलवी साहब जो है उसका संचालन कर रहे थे और बढ़िया आयोजन हो। जब मैंने वहां पर कविता पढ़ी तो मैं जम गया बहुत। अच्छा। बहुत जमा। तो उससे क्या हुआ कि जो सीनियर शायर थे उन्होंने कहा अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, हाँ। ये पूरा मुशायरा लूट के जा रहा है ये लड़का तो।
अब ये सब बात नहीं, सबने वो तो सुनने आते हैं तो सब लोगों को लोग सुनते हैं। तो वो उस समय एक कविता थी मेरी, बड़ी मानी हुई कविता थी कि अगर किसी दिन हिंदुस्तान की जनता का मूड ऐसा हो जाए कि आज सब पार्टियों को मौका दिया, कांग्रेस को खूब मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौका दिया, डीएमके को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, सबको मौका दिया, एक मौका शायर और कवियों को भी दे दिया जाए सत्ता तो फिर उनका क्या घोषणा पत्र होगा। हाँ। तो इस पर मैंने कविता सुनाई, तो वो कविता इतनी जमी कि वो शायर लोग जो है घबरा गए। अब घबराता तो कोई नहीं है। हाँ। ऐसे हमसे एक मर्तबा मुनव्वर राणा ने भी हमसे कहा था नागपुर में कि भाईजान आप तो जमजुमा गए। हाँ। हमें कौन सुनेगा। मैंने कहा अम्मा ही बचाएगी आपको। तो उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है अम्मा के ऊपर। हाँ, और उन्होंने वो सुनाई और उन्होंने लोग सबके सुनने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक को सुन के नहीं, सबके सुनने वाले। तो मैंने वो कविता सुनाई थी। उस कविता को मैंने हैदराबाद में भी सुनाई थी। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा मुशायरा और कवि सम्मेलन हुआ था 1985 में, 1985। उस मुशायरे का नाम था वाह वाह मुशायरा। अच्छा। उसमें 45 मुल्क के लोग, अच्छा, जो सटायरिस्ट थे और सब विधाओं के, कार्टूनिस्ट भी थे, कवि भी थे, शायर भी थे, फिल्म जगत की भी एक महिला आई थी, बड़ी मानी हुई अभिनेत्री रही है, ऐसे सब आए थे। तो उस समय 2.5 लाख लोगों के बीच में, अच्छा, मुझे भी मौका मिला था कविता पढ़ने का। तब मैंने यही वाली कविता कवियों की सरकार का घोषणा पत्र। हाँ। उस समय मुख्य अतिथि थी भारत के राष्ट्रपति, उस समय वो वहां पर राज्यपाल हुआ करते थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उनके मुख्य आतिथ्य में मैंने कविता पढ़ी। और संचालन भी ऐसा वैसे व्यक्ति नहीं कर रहा था। उसका संचालन कर रहे थे कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह बेदी। अच्छा। पाकिस्तान का एक शायर और एक मैं। वहां का जो पेपर निकलता है दक्कन एक्सप्रेस, उसके हेडिंग पे हम लोगों के फोटो थे कि ये दोनों तो मुशायरा लूट लिया। और सबका फोटो आया था, बड़े बड़े कवि भी थे, लंबा फोटो था, लेकिन दो अलग से भी। तो उस समय मैंने ये कविता पढ़ी थी। जी, तो वो कविता, वो लंबी कविता सुनाई जाए? सुनेंगे बिल्कुल। काफी लंबी कविता है। वो कुछ इस प्रकार से जी कि अगर कभी लोगों का मूड ये हो कि कवि और शायरों की सरकार बनवा दो जी, तो हमारा घोषणा पत्र क्या होगा? अच्छा। नेताओं की बढ़ती हुई तंदुरुस्ती से चिढ़कर हाँ, देश की जनता ने कवियों पर विश्वास किया और उन्हें म्युनिसिपैलिटी से लेकर हाँ, लोकसभा तक के चुनाव में भारी बहुमत से जितवा दिया। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने के लिए बुलाया, लेकिन अफसोस कि हफ्ते भर के इंतजार के बाद भी कोई सर्वमान्य नेता सरकार बनाने नहीं आया। अच्छा। देश में उठाए संवैधानिक विवाद को निपटाते हुए राष्ट्रपति जी ने 21 सदस्यीय बेडरूमी कवियों की सरकार गठित कर दी। वो सभी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। अच्छा। 21 प्राइम मिनिस्टर सभी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दी। कवियों की सरकार ने भी तुरंत फुरत अपना बहुसूत्री नीति पत्रक जनता के सामने प्रस्तुत किया। तो जनता ने उसके प्रारंभिक सूत्रों को देखते ही अपना माथा ठोक लिया। पहला सूत्र था देश हमारी नीतियों से खुशहाल होकर नाचेगा, गाएगा, हाँ, तालियां बजाएगा। हाँ। जब प्रत्येक प्रांत के मुख्यमंत्री को 2-2 लाख कविता उत्पादन का लक्ष्य सौंपा जाएगा। 2-2 लाख कविता हाँ, उत्पादन का लक्ष्य सौंपा। अब खेतों में मुक्तक, रुबाई, सवैया, चौपाई के उन्नत बीज डाले जाएंगे। इस प्रकार कविताओं की लहलहाती हुई फसल उगाएंगे। जिन्हें तुक मिलाना आएगा वही चुनाव लड़ने के योग्य पाया जाएगा। अधिकारी कविताओं में आदेश प्रसारित करेंगे और हमारे दुश्मन टैंकों, तोपों, मिसाइलों, गोलों के बजाय छंद, दोहे,
छप्पे से भरेंगे। नौकरियों में कवियों के लिए 100% पद आरक्षित रखे जाएंगे। नौकरियों में कवियों के लिए 100% पद आरक्षित रखे जाएंगे और जिन्हें तुक मंडाना आएगा वही चुनाव लड़ने के योग्य पाए जाएंगे। बिल्कुल। अधिकारी कविताओं में आदेश प्रसारित करेंगे। अधिकारी कविताओं में आदेश प्रसारित करेंगे जी। इस तरह से एक लंबी कविता, लेकिन उसका एक सूत्र बहुत जबरदस्त था कि हॉस्पिटल में मेजर ऑपरेशन के समय रोगी को क्लोरोफॉर्म की जगह नई कविता सुनाई जाएगी ताकि ऑपरेशन के पूर्व ही रोगी को सदा सदा के लिए संतोष की नींद आएगी। जिस कुंवारी कन्या में कविता सुनने का धैर्य पाया जाएगा उसे ही शादी योग्य है सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस पुनीत कार्य हेतु नियुक्त किए गए धूमकेतु लॉटरी का उपयोग कर कुछ गलेबाज सुंदरी जिन्हें कवित्री कहना पड़ेगा चुनी जाएंगी। वही राष्ट्र के मनोरंजनार्थ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दादरा ठुमरी गजल गाएंगी। अब पहलवानों के नाम बदल दिए जाएंगे। गामा, होलू, कीकड़, दारा, चंदगी राम की बजाय अल्लड़, हुल्लड़, तुक्कड़, भुक्कड़ जैसे सरल सौम्य नाम रखे। संविधान में संशोधन कर सारे नेताओं को जेलों में बंद रखेंगे। उन पर नई नई कविताओं का प्रयोग करेंगे। वे कितना भी रोए, गिड़गड़ाएं, विश्व अदालतों में गुहार लगाएं, भले ही कहें कि हमारी जान ले लो, मगर हमें कविता मत सुनाओ। इसके बाद भी हम उनकी जान नहीं लेंगे, बल्कि सुबह शाम उठते बैठते चाय नाश्ते में उन्हें नवजात कविताएं देंगे। क्योंकि इन नेताओं ने देश के करोड़ों नंगे भूखे लोगों को बरसों भाषण खिलाया है। पानी के नाम पर ठेस, कुंठा, संतरास, बेरोजगारी का जहर पिलाया। इनके चापलूसों ने गरीबों की बेटियों को दहेज के नाम पर बासंती कफन दिया है और इनके झूठे आश्वासनों के भुलावे में हजारों शंकर, लाखों मीरा, करोड़ों सुकरातों ने हल पिया है। इन्होंने तो बांधों को खाया, पुलों को पचाया, कारखाने निकल गए। इनके बदहवास ताप के आगे नैतिकता, आचरण, मर्यादाओं के मापदंड पिघल गए। इन्होंने बच्चों को जवान होने के पहले बूढ़ा बनाया है। उनकी स्लेट, किताब, खिलौने की क्या बात करें, उन्हें दाने दाने से तरसा कर संगीनों की नोकों पर उछाला है। इन्होंने सीमा की रक्षा करने वाले कर्तव्यस्थ फौजियों को समझौतों की टेबल पर अपमानित किया है और इस प्रकार सत्यमेव जयते की पीठ में विश्वासघात का छुरा घोप दिया है। इन्हें तो जेलों में बंद रखेंगे। इन पर नई नई कविताओं का प्रयोग। यही कविता भारत भवन में भी दूरदर्शन वालों ने गवर्नर बलराम जाखड़ के सामने सुनवा दी थी। बहुत बड़ा संदेश है इसमें। और 10,000 भारत भवन में 10,000 के करीब लोग सुन रहे थे। तो यार धूमकेतु मजा बांध दिया। उस समय मुख्यमंत्री मुझे देखकर चढ़ रहे थे, दांत किलकला रहे थे। ऐसे मजे हैं जिंदगी के। ये भी एक संदेश था बहुत बड़ा। आपने कहां से कहां लाए बात को। आप ये देखिए कि आप ये कवि ही इस काम को कर सकता है और आप जैसे कवि ही कर सकते हैं। ऐसी ही मेरी ज्यादातर ऐसी कविताएं कि हंसते खिलखिलाते अपनी बात कहते मुद्दे पे आ जाता हूँ। मुद्दे पे आना और एक संदेश दे जाना। आपकी कुछ किताबें भी आई होंगी। आपने 6 किताबें आई जी। और मेरा ये था कि मैंने किताब छपाई और कवि सम्मेलन में ले जाता था और 10 दोस्त बनाता था मैं। तो जो आगे तक बैठे रहते थे तो मैं उनको जो है बेच देता था। पैसे जरूर लेता था उनसे। अच्छा मेरी किताबों की कीमत 5 रुपए थी जी। दूसरे की 20 रुपए, तीसरे की 40, चौथी की 50 और फिर उसका 50 ही 50 रखी। लेकिन मेरे पास आज एक भी किताब नहीं। पहली किताब मेरी 78 में छपी थी, 78 में जी। फिर 82 में, 85 में, फिर भोपाल में गैस ऋषि। तो उस समय मैंने लाशें खिलखिलाती हैं वो किताब लिखी, वो भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद 2000 में देख रहे हो भोलेनाथ, बड़ी गजब की किताब थी ये। इसका विमोचन भी डॉक्टर भाई महावीर गवर्नर साहब थे, उन्होंने किया। उमा भारती उस समय मुख्यमंत्री थी, उस समय लाखों लोगों के बीच में हुई।
इसके बाद एक और आई बंदर के हाथ उसरा, तो उसमें परवेज मुशर्रफ को एक बंदर बनाया गया था हेड, और उसके हाथ में उसरा दे दिया था। तो वो ये था उसका उन्माद सिर्फ कि ये जो एटम बम बना रहे हो, ये एटम बम किसी दिन अपना खुद का गला मत काट लेना, ये एक उसमें संदेशा दिया गया था। लेकिन मेरे पास एक भी किताब नहीं, 6 किताबें। फिर उसके बाद 2007 में ये के बाद फिर मैंने, क्योंकि इतना कवि सम्मेलन में जाना, फिर लिखना, फिर नौकरी से भी रिटायर हो गया था, वरना पहले मेरे सहयोग करने के लिए मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, तो उनसे टाइम माइम ये सब अब नहीं बनता ना, मैं मतलब क्या, लेकिन रोज लिख रहा हूँ रोज। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे हर व्यक्ति जानता है, बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, चाहे आज का प्रधानमंत्री भी जानता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, सब जानते हैं जी, आपके विचार, कई मुख्यमंत्री जानते हैं। इंदिरा गांधी की मैंने रिंग राउंड ड्यूटी की जी। संजय गांधी का मेरे से बातचीत हुई कई बार, कई मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, तो बढ़िया है। आपको अवार्ड और सम्मान भी मिले होंगे इसमें? अरे आज तक सरकार का कोई अवार्ड नहीं मिला, सरकार का कोई, तो सरकार का अवार्ड कैसे सरकार का, क्योंकि मुझे तो आप कवियों की शायरों की बना रहे थे भाई। सवाल ये कि मुझे तो जनता जनार्दन ने इतना दिया है, इतना ही और भरा पड़ा हुआ है जी, इतना दिया है जी। 17,000 कवि सम्मेलन करना कम बात नहीं होती, और हर प्रदेश में। ऐसा नहीं कि मतलब मैं तमिलनाडु तक में सुना के आया हूँ, उड़ीसा के तालचेर में भी सुना के आया हूँ, भुवनेश्वर में भी सुना के आया हूँ, मैं जम्मू भी गया हूँ, और श्रीनगर आकाशवाणी पे भी मैंने सुनाया है जी। मगर किसी सरकार का इतना बड़ा दिल नहीं था कि वो आपको एक अवार्ड देता, क्योंकि आप कवियों की और बना रहे थे सरकार। वो जनाब के भोपाली से मैं बहुत प्रभावित जी। तो जनाब के भोपाली का एक शेर था जी, जिस दिन मेरी जबी किसी दहलीज पर झुके, उस दिन खुदा शवाब मेरे सर में डाल दे। आपको देना तो दे देना, हाँ। हम मांगने वाले नहीं है। बिल्कुल, जो हमारा दिल कहता है, वो जो सच्चाई है, जो है वो हम बोलते हैं जी। इसके अलावा आपके और भी शौक होंगे? अभी इससे बड़ा और शौक क्या हो सकता है? अच्छा। प्यार मोहब्बत से बड़ा शौक और क्या हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद हमने प्यार मोहब्बत वाली शादी नहीं की जी। हमारा एक ही काम था, मुल्क जी, गरीबी जी। क्योंकि गरीबों के प्रति हमारी बहुत आस्था रही जी। और इसलिए हमने कई मर्तबा ऐसी कविता की कि लोग कहते थे कि यार दादा आप क्या करते हो। जैसे एक पंक्ति थोड़ा सा सुनाता हूँ जी। जिस दिन देश की जनता तुमको समझेगी प्यारे, उस दिन देश में इनकलाब के गूंजेंगे नारे। सूद संस्कृति मान मर्यादा सबका पतन हुआ, चोर चोर मोसेरे भाई खाई और कुआ। चढ़ा दाव पर नारी को कितना अपमान किया, जिसने वस्त्र उतार दिए उसको सम्मान दिया। पशु का चारा खाने वालों पशु शर्माए हैं, और हंसते हंसते आंख में उनके आंसू आए। बूढ़े खोसक रिजेक्ट बने सब युवकों के नेता, कठपुतली बन गए विदेश की अपने अभिनेता। जिस दिन जनता पहचानेगी अपने हत्यारे, उस दिन देश में इनकलाब के गूंजेंगे नारे। उस दिन देश में क्रांति क्रांति के गूंजेंगे नारे। क्योंकि मैंने इसमें बकायदा एक बात की, कवियों शायरों पर भी तंज किया, और मैंने कहा कि चुम्मा चुम्मा आंख मारे है फिल्मी तराने, हाँ। चोली के अंदर क्या है राष्ट्रीय गाने। अरे राष्ट्रीय गाने कभी हुआ करते थे, वतन की राह बनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर रहने, इस तरह के हुआ करते थे। वतन की राह हमें वतन की नौजवान से। लेकिन आज चुम्मा चुम्मा आंख मारे है फिल्मी तराने, चोली के अंदर क्या है राष्ट्रीय गाने। अरे राष्ट्रीय गाने मैंने बताया कि कैसे हुआ करते थे, चोली के अंदर क्या राष्ट्रीय गाने। बिलू फिल्मों की आज देश में बाढ़ खूब आई, फैन बने माइकल जैक्सन के सगे बहन भाई, कमर मटकाती अभिनेत्री पर बूढ़े फिदा हुए। सत्ता में बैठे राजा ने उसके चरण छुए, दुबई हांगकांग हॉलीवुड के जबरदस्त हमले, ड्रग माफिया के इन हमलों से युवा कहाँ संभले। शहीदों की टोली तो इस संसद को ललकारे, उस दिन देश में इनकलाब के गूंजेंगे नारे। और जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मैंने आपसे कहा था वो इन पंक्तियों में है
कि फुटपाथों पर बिलख रहे वे भी सब अपने हैं। जी। जीने का हक उनका भी है, उनके सपने हैं। जिन महलों में हवा खा रहे उनने ताने हैं, आज वही उपेक्षित है और वही बेगाने हैं। एक दिन मिलकर ये सब सूरज नया उगाएंगे, जिस सिंहासन पर बैठे उसको उल्टाएंगे। धरती कांपेगी, अंबर से टूटेंगे तारे, उस दिन देश में इनकलाब के गूंजेंगे नारे। आपने बीच में एक बात और कही थी कि और आपने क्या किया, हमने मोहब्बत पे भी बहुत कुछ लिखा है। 4-4 पंक्तियां सुना दे, वरना आपका ये अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनेंगे बिल्कुल। तो हमने कहा एक आप जैसी एक मोहतरमा आई और उनका हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो हमने कहा आप जरूर लीजिए, आप तो हमारी सम्माननीय है, बहुत इज्जत माँ बाप है। वरना वो लड़की आई थी बिल्कुल वो ये सोच के आई थी कि कभी है बुढ़ा आदमी है। तो उसने यही से शुरू किया कि आप बूढ़े हैं कि अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हंसी आप, गुलबदन आप, अच्छा। नूरी और मयूरी हैं। हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी है, रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी है। और ये भी सच है हम बूढ़े हैं, आपकी भी मजबूरी है। कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा भी लिखा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा। हमने ये भी कहा कि हर शख्स की जुबां पे कहानी में आप हैं। हर शख्स जानता है जवानी में आप हैं, लेकिन हकीकत जानता है केवल आईना। कब, कैसे, कहाँ, कितने पानी में आप। यह चर्चा है आपकी भी कुछ गिने चुनों के बाद, होता है जिक्र आपका भी कम सुनों के बाद। मगरूर ना हो आप जवानी की उफन पर, गंगा भी उतर जाती है थोड़े दिनों के बाद। तो ऐसा भी लिखा और खूब मजे लिए। एक मोहतरमा ने एक कार्यक्रम आता है, बाबा क्या बात है, तो वो मोहतरमा ने हमसे कह दिया कि दादा अब आपके देने के दिन हैं, आप लेने का प्रयास मत करो। अरे मुझे आप क्या कह रही हो, ये हमने तो आपको दिया ही दिया। तो वो गुस्सा हो गई कि क्या दिया आपने। तो हमने कहा क्या, अब वो पूरी टीवी पे चल रहा है, पूरे देश ने देखा है वो अलग। क्योंकि उन्होंने उसने कहा कि दादा अभी आपके देने का दिन है, आप लेने की मत सोचो। हमने कहा जिंदगी भर हमने दिया ही तो है तुम्हें, बिल्कुल हमेशा। तो क्या दिया, तो हमने कहा दिया था मेहंदी का पैकेट, गए थे जब फरीदाबाद, बिल्कुल दिया था मेहंदी का पैकेट, गए थे जब फरीदाबाद, कलाई खनखनाई थी, उठा लाए फिरोजाबाद। तुम्हारी देह पर मोती सजाया आखा हैदराबाद, हमारे गीत गजलों से मिला भरपूर आशीर्वाद। और शिकायत फिर भी हमसे कि तुमसे कुछ नहीं पाया। अरे मुर्गे ने जान दे दी बिरयान, मजा नहीं आया। मुर्गे ने जान दे दी बिरयान, आमलेट तक खाया, बिरयान आमलेट तक खाया। तो ये हमने सुना देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी कवित्रियां आ जाती हैं कि 2-3-4 मुशायरे पढ़े और फिर कहती हैं हम तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायरा हैं, कवित्री हैं। उस पर भी हमने एक छोटा सा व्यंग्य किया कि बरसती बूंद में देखो बला की बुदबुदाहट है, चटकती चांदनी में भी चाहत की चुलबुलाहट है, चटकती चांदनी में भी चाहत की चुलबुलाहट है। बरसती बूंद में देखो बला की बुदबुदाहट है, चटकती चांदनी में भी चाहत की चुलबुलाहट है। अभी कमसिन हो, कोमल हो, कयामत बाद में ढाना, कली को कामनी बनने की कितनी कुलबुलाहट है। तो ऐसा भी कहा। बिल्कुल। जब वो प्रियंका ने कुछ कह दिया योगी के बारे में तो हमसे लोगों ने पूछा, तो हम कुछ कह के आए थे कभी, तो योगी जी से भी वही पूछा कि अब चुनाव आप लड़ रहे हो, प्रियंका जी मैदान में है आप, तो तब उन्होंने कहा वो भोपाल का कभी कह गया, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहते। तो लोगों ने हमको फोन लगाया कि दादा क्या क्या है। तो हमने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो लखनऊ गए थे, एक छोटी सी नशिस्त थी, उसमें हमने सिर्फ इतना सा कह दिया था, सिर्फ इतना सा
कहा था कि वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज। वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज, मोबाइल में जिनके नहीं बचा बैलेंस। मुद्दा विहीन पार्टी कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा क्या है कि कभी कभी हमको लोग बाग कुछ तो भी कह देते हैं, कभी कभी ये तक कह देते हैं कि हमको दद्दू कह देते, दद्दू। बुजुर्ग, इतना बुजुर्ग बता देते। तो दूसरों को बूढ़ा कहे। अब वो उसको कितना 75 साल का हो गया। अब हमारा समय आ गया। अभी कल परसों में कहा कि ये मोदी 75 का होने जा रहा है, बुढ़ा हो गया ही। तो इसलिए मैंने ये पंक्तियां आपके चैनल के लिए विशेष रूप से कि वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज, मोबाइल में जिनके नहीं बचा बैलेंस, और दूसरों को बूढ़ा कहे, खुद को कहे जवान। दूसरों को बूढ़ा कहे, खुद को कहे जवान। दूसरों को बूढ़ा कहे, खुद को कहे जवान। अमृत पी के आई क्या, हंसता कब्रिस्तान। अमृत पी के आई क्या, हंसता कब्रिस्तान। तो ये सुना दिए, बहुत समय हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आने वाले नए कवियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, आने वाले कवियों, रोज मैं अपनी लिखता हूँ, फेसबुक पर भी डालता हूँ, तो उनसे यही कहूँगा कि आप देश की चिंता करना सीखो जी। अपने भविष्य के प्रति जागरूक बनो जी। किसी की जी हुजूरी करने से काम नहीं चलेगा। स्वाभिमानी बनो, बिल्कुल खुददार बनो। बिल्कुल। हम पीछे रहें, सत्ता के हाथ पैर जोड़े, ये नहीं चलेगा जी। इसलिए हमने बकायदा ये भी कहा और सत्ताधारियों को कहा कि पाकर सत्ता सुंदरी जो हो जाते मस्त, जनता भी कर देती है उनका सूरज अस्त। नेपाल में देख लो, बिल्कुल श्रीलंका में देख लो जी। जो भी सत्ता में रहकर अगर अय्याशियां करेगा, मानसिक अय्याशियां करे, भौतिक अय्याशियां करे, या जनता के पैसे का खिलवाड़ करे, वो चलने वाला नहीं। मुझे तो इस बात का फक्र है कि मोदी जैसा व्यक्ति, योगी जैसा व्यक्ति से ये आस लगाकर बैठे हैं लोग बाग कि हम कुछ भी खाएं पिए ये हमें बचा लेंगे, तो संभव नहीं है। कोई मोदी, कोई योगी नहीं बचा पाएगा, किसी को नहीं बचा। आपको खुद मोदी योगी बनना पड़ेगा। हाँ। ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो उल्टा दिए जाओगे। बहुत जरूरी है। हाँ। तो यही मेरा कहना है, और सत्ता वालों को भी कहना है, सत्ताधीशों को भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनता जिसकी माई बाप तब तक उसमें प्राण। जनता जिसकी माई बाप तब तक उसमें प्राण, रूठ गई तो समझिए पहुंच गए शमशान। रूठ गए हाँ। तो समझिए पहुंच। ये जनता बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी कहता हूँ, अब काफी समय हो गया है जी। तो मैं इस 4 पंक्तियों से, लंबी कविता है, उसकी 4 पंक्तियों से मैं समापन चाहता हूँ। जब समापन किया जाए तो वो 4 पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि लगातार चुनाव परिणामों से लोकतंत्र के पहरेदारों को मिल रहा है ये जनादेश कि अब और अधिक जातीय घृणा, सांप्रदायिक उन्माद, तुष्टीकरण, धुलमुल नीति नहीं बल्कि ठोस, स्पष्ट, कठोर निर्णय चाहता है देश। जीरो को जीरो में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, रिजल्ट 0 ही रहेगा। फिल्म कितनी भी बड़ी बनाओ, झांकी कितनी भी बड़ी सजाओ, हीरोइन भी वो टाप, मगर मेरे बाप अगर हीरो ढीला है तो च्यवनप्राश से शिलाजीत तक कुछ भी खिलाओ ढीला ही रहेगा। अतः ढीलों को हटाओ, उनके स्थान पर संघर्षशील, जुझारू, वफादार लोगों को आगे लाओ। देश के प्रति
वफादार लोगों को आगे लाओ। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा समय दिया हमको। हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके अनुभवों से, और आपके जो जोश है वो हमारे दर्शकों में भी आएगा, और वो भी आपकी इस कविता से प्रभावित होकर अपना कुछ जीवन में अच्छा सार्थक काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।